नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं आप आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और ये आज हम बात करेंगे ऋग्वेदिक कल्चर या अर्ली वैदिक के बारे में। बेसिकली जब ऋग्वेदिक कल्चर की बात करते हैं तो हमें 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व यानी कि 1500 बीसी से बिफोर क्राइस्ट से लेके बीसी से लेके 600 बीसी तक की बात करते हैं। आज इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे उस पर मैं बात करूं। पहले तो सबसे पहले साथियों मैं बता दूं कि हम बात करेंगे कि जो वैदिक संस्कृति के निर्माता थे, जो आर्य थे, तो उनकी ओरिजिनल होम कहाँ है, या मतलब वो कहाँ से आए थे या वो कहाँ के बासिंदे थे, तो इस पर जो लेके डिबेट होता है हिस्टोरियंस, उस पर बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करेंगे, ऋग्वेदिक आर्यंस के बारे में। फिर उसके बाद उनकी जो सोसाइटी है, ऋग्वेदिक सोसाइटी है, उसके बारे में बात होगी। और उनकी इकोनॉमी की बात करेंगे, उनकी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, और लास्ट में हम धर्म की बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है बीए के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, उनके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एंशियंट इंडिया, जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें सबसे शुरुआत में हम हड़प्पन की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वेदिक कल्चर के बारे में या वैदिक कल्चर के बारे में। तो वैदिक कल्चर को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, लेटर वैदिक और ऋग्वेदिक। तो आइए देखते हैं अगले इसमें स्लाइड में। अब जब मैं बात करूं, सबसे पहले बात करें कि वैदिक कल्चर के बारे में अलग अलग स्कॉलर्स ने, जो विद्वान हैं, वो क्या कहते हैं और इसकी कितना पुराना बताते हैं कि क्या है। तो इसको हम यदि देखें कि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि इनका वेद मंत्रों का ही इनका सोर्स है, और वो कहते हैं, उस आधार पे कहते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, तब से हम देखते हैं वैदिक कल्चर के बारे में। दीनानाथ शास्त्री जो एस्ट्रोनॉमी के आधार पर वो कहते हैं कि 3 लाख साल पुरानी बात है। अविनाश चंद्र दास जो विद्वान है, वो कहते हैं जियोलॉजी के आधार पे 25,000 ईसा पूर्व पुरानी घटना है या ये संस्कृति है। बाल गंगाधर तिलक तिलक जो है, एस्ट्रोनॉमी के आधार पे वो कहते हैं 6000 बीसी, यानी कि लगभग 6000 ईसा पूर्व पहले की बात है। आरजी भंडारकर जो वैदिक मंत्रों को आधार बनाते हैं, और उसके आधार पे ये कहते हैं कि लगभग 6000 ईसा पूर्व। तो अलग अलग विद्वान अपने अपने तरीके से बात करते हैं। उसी में मैक्स मुलर जो कहता है लगभग 1200 ईसा पूर्व, बुद्धिस्ट लिटरेचर के आधार पर कहता है। एम विंटरनिट्स जो हुए, उन्होंने बोगस कोई में जो इंस्क्रिप्शन मिला, तो बोगस कोई इंस्क्रिप्शन के आधार पर कहते हैं कि 2500 ईसा पूर्व के आसपास ये संस्कृति रही होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग विद्वान, अलग अलग इतिहासकार या जो स्कॉलर्स हैं, उनका अपना मत है वैदिक कल्चर को लेके कि कितना पुराना होगा, और ये अभी भी डिबेटेबल है। मैं आपको बता दूं कि अभी भी डिबेटेबल है। लेकिन जैसा हम एनसीईआरटी या कुछ जो हमारे प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस हैं, जो उसको कालखंड को बांटते हैं, यदि हम उनकी बात करें, तो हम देखते हैं कि वैदिक कल्चर जो है, जो जिसमें हम ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक दोनों हैं, तो वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता की जब संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता जब लगभग समाप्ति की ओर था, उसी समय एक नई संस्कृति का उदय हुआ, जो हम इसको वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। वैदिक संस्कृति के निर्माण में कई जो उसके प्राइमरी सोर्सेज हैं, उनको हम देखते हैं, उनके आधार पर देखते हैं। और कई ऐसे हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिलते हैं, जो मटेरियल्स मिलते हैं, जो उन टेक्स्ट को सपोर्ट करते हैं। हालांकि वो पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनका सहारा दिया जाता है इनके इतिहास को लिखने में। अब हम बात करते हैं कि कुछ हमको पॉटरीज मिली हैं, जो मृदभांड कहते हैं, ये मिट्टी के बर्तन हैं। तो उनके अलग अलग कलर, जिसमें से चित्रित धूसर भांड, जिसको PGW के कहते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर। तो पेंटेड ग्रे वेयर के जो जो या चित्रित धूसर भांड, जो मृदभांड मिलते हैं, जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, उनके आधार पे हम और उसके अलावा जो अपर गंगा वैली में मिला है, या जो इंडो गंगा जो डिवीजन है उसमें मिलता है, गंगा यमुना के दोआब में जो मिलता है, तो उसके आधार पे हम जो वैदिक लिटरेचर है, प्लस जो हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, उसके आधार पे हम इनके बारे में आज बात करेंगे। अब आते हैं जिससे हम, जो पहले मैं कह रहा था आपसे कि जो वैदिक एजो के बारे में बात की जाती है कि जो इंडो आर्यन द्वारा की गई थी। पहली बात तो यह है कि ये माना जाता है कि ये जो सभ्यता है, इसके जो संस्थापक थे वो इंडो आर्यन थे। और इंडो आर्यन भाषाओं का और इंडो
इसमें एक बड़ा ये चलता है कि इंडो आर्यन भाषा में इंडन यूरोपीय परिवार के जो इंडो ईरानी शाखा के एक उप समूह के को संदर्भित करते हैं। यानी कि जो जो लैंग्वेज है उसको उसको लेकर बातें होती हैं। मैं उसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूंगा आगे के स्लाइड्स में। जैसे ऋग्वेद के बारे में कहा जाता है कि ऋग्वेदा कंपोजर्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्य। जो ऋग्वेद के जो लेखक है, जो जिन्होंने कंपोज किया, वो अपने आप को आर्य बताते हैं। आर्य और इसकी उत्पत्ति कहा जाता है कि अर शब्द से हुई। अर द मीनिंग टू कल्टीवेट, टू लिटरली मीनिंग किंग्समैन एंड कंपेनियन, यानी कि जो खेती करता है, और उसका शाब्दिक अर्थ रिश्तेदार या साथी है। इस प्रकार से देखें। और संस्कृत में कहा जाता है, संस्कृत में आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या अच्छे परिवार का पुरुष या कुलीन। मतलब हम इसके कई अर्थ हैं, आर्य के कई अर्थ लिए गए हैं। तो इसको एक अर्थ जैसे बताया कि कल्टीवेट, मतलब खेती से जुड़ा हुआ जो है वो आर्य होगा। दूसरा हमको संस्कृत में जो मिलता है उसमें हम कई जगह श्रेष्ठ की भावना, क्योंकि हम बेस्ट हैं या श्रेष्ठ वाली बात है, उसमें अच्छे परिवार का पुरुष या कुलीन परिवार से जुड़ा, ये आर्य को लेकर बात की गई। अब जो सबसे बड़ा डिबेट है जिसको लेकर मैं कई स्लाइड में बात करूंगा, अब मैंने कहा था शुरू में कि सबसे बड़ी बात आती है कि आर्य आए कहाँ से थे, है ना। और एक ये सवाल है कि इनके संस्थापक तो आर्य थे, वैदिक कल्चर के जो संस्थापक थे ये आर्य थे। और हिस्टोरियंस में बड़ा अभी भी विवाद रहा है और लंबे समय तक विवाद रहा है कि आर्य भारत के थे या भारत से बाहर से आए थे। इसको लेकर कई मत हैं, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। एक मत ये है कि आर्य सबसे पहले पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहरी इलाकों में रहते थे। तो ठीक है, ये जहां पे थे, लेकिन क्या वो बाहर से आए थे? डिबेट इस पे है कि क्या वो बाहर से आए थे कि वो भारत के ही थे। इस पर हम बात करेंगे। और एक आता है कि सप्त नदियों का प्रदेश, जिसमें कुभा, सिंधु और उसकी जो 5 नदियां हैं, या झेलम, वितस्ता, है ना, और रावी, ये सारी जो नदियां हैं, उस सप्त नदियों का प्रदेश कहलाता है आर्यों का देश। एक जो थ्योरी है उसमें हम लोग बात करते हैं कि एक नदी सरस्वती जो अभी विलुप्त हो चुकी है, तो उसमें माना जाता है कि वो एक नदी, उसका भी क्षेत्र है। और जो मैंने कहा था कि भारत जहाँ पहले सबसे पहले बसे, उसको कहते हैं 7 नदियों का देश या सप्त सिंधव या सप्त सिंधु। इसमें 7 नदियों के बारे में बात की जाती है। आर्यों की उत्पत्ति को लेकर जो भारतीय उपमहाद्वीप में संभावित प्रवास के बहुत सारे सिद्धांत हैं। इसमें से महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो मैं अभी बात करूंगा। इसमें से सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे पॉपुलर जो थ्योरी है वो है सेंट्रल एशिया का सिद्धांत। और ये थ्योरी देने वाले हैं प्रोफेसर मैक्स मुलर, जो जर्मन स्कॉलर थे, लंदन में रहे। भारतीय टेक्स्ट, वो कभी भारत नहीं है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, मैक्स मुलर भारत कभी नहीं है। भारत के जितने संस्कृत के ग्रंथ थे जो वहां लंदन ले गए गए थे, उनको ट्रांसलेट किया गया। और ट्रांसलेट करने के बाद और उन्होंने कुछ अपने मत दिए हैं। उनका मानना है कि आर्य भारतीय नहीं थे, वो मध्य एशिया से माइग्रेट होकर आए थे। अब इस थ्योरी को लेकर हम यदि बात करें तो उनका ये कहना है कि जो वेदों की वेद में जो शब्द मिलते हैं वो दूसरे अवेस्ता, जैन अवेस्ता जो ईरानी पार्ट है उसमें भी मिलता है, ऐसा उनका मानना है ना। इसके अलावा जो कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि द इंटरचेंजेबिलिटी बिटवीन एच एंड एस एंड इनक्रेडिबल कंसिस्टेंसी इन द चेंज एज सीन इन हेप्ता यानी हिंदू, एंड सप्त सिंधु, अहुरा, असुरा, हौमा, सोम, दहा, दश, ये इन्होंने ईरानी शब्दों से कुछ मेल किया। इसी प्रकार से पिता का पितृ, जो संस्कृत में पितृ मिलता है, तो पीटर, तो इस प्रकार के शब्द मातृ, ये शब्दों को बताया कि ये मतलब वहां से, इसलिए आर्य जो है बाहर से आए। तो इनका जो बेस है, इनकी जो थीसिस है, वो बेसिकली इस पर करती है, जो लिंग्विस्टिक जो अप्रोच है उसके आधार पर कहते हैं कि भाई वो लैंग्वेज थी, ऐसा। तो चलिए इस पर बात देखते हैं। अब इसी से मैं बता दूं कि इस अब जो अलग अलग विद्वान हैं, ये एक टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे भी अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए भी आप देख सकते हैं। जैसे इसमें अलग अलग लोगों ने बताया है कि आर्य आए कहाँ से थे, उनका ओरिजिन होम कहाँ से। मैंने आपसे कहा कि ओरिजिन, इनका जो ओरिजिन कहाँ था, इसको लेके बहुत डिबेट है। तो जैसे सर विलियम जोन्स और जो गाइल्स हैं, इनका मत है कि ये हंगरी से आए थे, यानी कि ये यूरोप से इनका है। पेंका नाम के जो विद्वान है, पेंका नाम के स्कॉलर जो है, वो कहते हैं कि जर्मनी से आए। देखिए ये सारे लोग हैं, ये इंडिया का भी नहीं है।
है ना। और इन्होंने इंडियन टेक्स्ट के बारे में पढ़ा और उसके हिसाब से अपना एक अनुमान दे रहे हैं। सिर्फ और नेहरिंग और गॉर्डन चाइल्ड कहते हैं कि साउथ रसिया से आए, दक्षिणी रूस से आए। मैक्स मुलर, जो मैंने कहा कि बहुत पॉपुलर भी है, कंट्रोवर्शियल भी है, मैक्स मुलर कहते हैं कि सेंट्रल एशिया से है। अविनाश चंद्र दास अ, भारतीय थे, और इनका जो जो मत है वो सप्त सैंधव प्रदेश, यानी कि जिसमें कि आपका पंजाब भी आ रहा है, ऊपरी उत्तर प्रदेश से जाता है, और उसमें कुछ आपका अफगानिस्तान वाला और कुछ अभी जो वर्तमान में जो पाकिस्तान वाला है, ये हिस्सा पूरा आ रहा है। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश की जो है कि, और वो कहीं से नहीं आए थे, वो इंडिया के ही थे। ये एक थ्योरी है जो आपको अविनाश चंद्र दास देते हैं। इसके अलावा पंडित गंगानाथ झा, जिनकी भारतीय थ्योरी है, इंडियन थ्योरी है, जो कहते हैं कि ब्रह्म ऋषि देश, यानी भारत को ही वो एक प्रकार से बता रहे हैं। इसके अलावा राजबली पांडे, जो कहते हैं मध्य देश में, जिसमें हम यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो क्षेत्र हैं, यही इसका उत्पत्ति क्षेत्र है। इसके अलावा एल डी कल्ला, डी कल्ला जो है कश्मीर बताते हैं, और हिमालयन क्षेत्र को इसको बताते हैं। डीएस त्रिवेदी कहते हैं कि मुल्तान, मुल्तान जो यानी जो अभी पाकिस्तान में है, वो वाला क्षेत्र जो है उनका ये सब भारतीय मत है, ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती कहते हैं तिब्बत से है। ये भी एक प्रकार से तिब्बत उस समय हो सकता है भारत का हिस्सा, तो इस प्रकार से वो अपनी थ्योरी देते हैं। फिर बाल गंगाधर तिलक, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे। देखिए, तो दो डिबेट है, एक कि भारत की से बाहर से, और एक है भारत। तो अभी जो स्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, जो आज जो रिसर्चेस हुए हैं और आज जो बात होती है, उसमें खास करके एक नाम आता है प्रोफेसर रामविलास वर्मा, हिंदी के बड़े आलोचक, इतिहासकार भी थे, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से तथ्यों को रखा, और उन्होंने मैक्स मुलर के उन सारे पॉइंट्स को खारिज किया। और आज ये स्थापित तथ्य है कि आर्य कहीं भारत से नहीं, वे बाहर से नहीं आए थे, वो भारत से। इसको मैं आगे बात करता हूँ। देखिए, मैंने कहा कि मैक्स मुलर और जितने जो हंगरी या जर्मनी या दूसरे लोग बता रहे हैं, वो लोगों का मत ये था, वो इस्टेब्लिश करते हैं कि बहुत सारे संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जो यूरोपीय भाषा के शब्द से उनकी सिमिलैरिटी है ना। और ये वो विद्वान है, भारत कभी नहीं है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसा ऐसा उन्होंने आर्कियोलॉजिकल कोई सर्वे नहीं किया या कुछ इस प्रकार से कुछ नहीं कहा। ये सिर्फ किताबों को देख के, उनकी वर्ड्स को देख के, उनमें जो फोनेटिक्स है, जो उनका जो सिमिलैरिटी है, उसको लेकर बात करते हैं। जैसे पितृ जो शब्द है, उसको मैटर और पैटर से जोड़ दिया। लैटिन शब्द जो है मैटर एंड पैटर, ये कहा कि इससे सिमिलरिटी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये अपना एक तर्क देते हैं। चलिए इसका और आगे बात करते हैं। फिर इसी प्रकार से सूर्यस एंड मरुतस जैसे है, ये जो शब्द है, ये इनके इंस्क्रिप्शन में, शिलालेख में उसके समकक्ष मानते हैं। ये एक संभावना है, दिस इज जस्ट एन एजम्पशन, ये एक प्रकार का अजम्पशन है, कल्पना मात्र है कि दोनों में सिमिलैरिटी है। और मैं बता दूं, दुनिया में यदि आप अलग अलग सभ्यताओं की बात करेंगे, चाहे मेसोपोटामिया की बात करें, इजिप्शियन की बात करें, हर जगह सूर्य की पूजा हो रही है, हर जगह प्रकृति की पूजा हो रही है। जो प्रारंभिक सभ्यताएं हैं, वहां पे यदि आप देखेंगे, तो जैसे भारत में हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक जो आर्य थे, वो प्रकृति पूजा के करते थे, प्रकृति पर विश्वास कर रहे थे, प्रकृति के से जुड़ी हुई चीजों पे, वायु के, सूर्य की, इसकी उपासना कर रहे थे। उसी प्रकार से बाकी जो कंटेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशंस हैं, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया के हो, चाहे ग्रीस की हो, तो वो उनका जो उपासना पद्धति है, ये सिमिलैरिटी सभी जगह दिखाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्य वहां से माइग्रेट होकर आए। बाल गंगाधर तिलक का मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं कि मूल निवास जो है वहां से था, और क्योंकि वो ठंडे प्रदेशों से आए थे, ऐसा उनका मानना था। उनका अपना एक इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती को मैंने बताया आपको कि उन्होंने तिब्बत का सिद्धांत दिया था, है ना। ये सारी चीजें हैं। इसके आगे आगे आते हैं हम लोग। तो मैंने आपको ये सब चीजें बता चुका हूँ उस स्लाइड में, और मैं बता चुका हूँ कि भारतीय जो सिद्धांत था, उसमें अवनीश चंद्र दास और गंगानाथ झा, एल डी कल्ला, डीएस त्रिवेदी भारतीय मत को मानते हैं। और इस सिद्धांत के अंदर सप्त सिंधु प्रदेश को माना गया है। और इसमें यह माना गया है कि जो जो क्षेत्र था आर्यों का, वो सिंधु नदी से लेके सरस्वती नदी, जो अभी विलुप्त हो चुकी है, राजस्थान के पास से, जो तो वो अब विलुप्त हो चुकी है। फिर इसमें कश्मीर और पंजाब वाला भी क्षेत्र शामिल है। और इसमें वैदिक कार्यों का यज्ञ अनुष्ठान, भारतीय मूल की संकर करता है, जो रिचुअल्स हैं उसकी बात करें, तो वो भारतीय पद्धति की बात करते हैं। इसके बाद आगे की बात करते हैं। और ऋग्वेद ऋग्वेद में जो नदी से है, नदियों का जो उल्लेख है, और खास करके जो
वनस्पतियों का जो उल्लेख किया गया है वो हिमालय क्षेत्र के में पाए जाते हैं। अब देखिए, भारतीय सिद्धांत, मैंने कहा कि मैक्स मुलर ने सिर्फ भाषाई समानता के आधार पे ये बात की। इसी प्रकार से नेहरिंग ने, पेंका ने जो बात की, वो लिंग्विस्टिक जो सिमिलैरिटी है, या कुछ ऐसे देवताओं को बताया कि वहां मिलते हैं और यहाँ भी मिलते हैं, इसकी बात की। लेकिन भारतीय जो कह रहे हैं उनकी बात देखिए कि जो ऋग्वेदिक हाइम्स हैं उसमें जो नदियों का नाम मिलता है वो भारत में ही मिलता है। इसके अलावा जिन वनस्पतियों का मेंशन है ऋग्वेद में, फ्लोरा फौना का जो मेंशन है, वो केवल हिमालय क्षेत्र में मिल रहा है। फिर भारतीय और यूरोपीय भाषा की आत्मीयता के संबंध में जो सिद्धांत बताता है कि आर्यों की भाषा में संस्कृत शब्दों की अधिकता है, लेकिन आर्यों की भाषा में नहीं है। ये एक चीज बात है। दूसरी बात है कि आर्य यदि, एक बहुत इंटरेस्टिंग, जो मैंने इसमें जो लास्ट वाला स्लाइड है, मैंने डार्क किया हुआ है दूसरे कलर में, आप देख पा रहे हैं, उसमें मैंने बात की है कि यदि आर्य बाहर से आए थे, पहले इसको समझिएगा, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, इसको मैं बता दूं। कल्पना कीजिए कि आर्य बाहर से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, तो सेंट्रल एशिया में क्यों नहीं हमको वैदिक टेक्स्ट मिलते हैं वहां पे? क्या कोई कम्युनिटी माइग्रेट होके आती है तो पूरा का पूरा जड़ से उखड़ के आती है? कुछ भी उसके प्रमाण नहीं है। कोई कोई ग्रंथ वहां नहीं मिलते हैं, कोई संस्कृत के ग्रंथ नहीं मिलते, कोई टेक्स्ट नहीं मिलता, कोई लिटरेचर, कोई उसका इंस्क्रिप्शन कुछ तो मिलता, कुछ भी प्रमाण नहीं। सिर्फ आपने हवा में बात की और आज तक ये स्थापित तथ्य है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, आर्य, मेरा जो अपना मानना है, जो भारतीय सिद्धांत है, वो इसलिए सही है क्योंकि आर्य यदि बाहर से आए थे, यदि वो बाहर से आए थे, तो क्या उनकी कुछ भी चीजें, ऐसी चीजें वहां पे क्यों नहीं मिलती, क्यों नहीं दिखाई देती, क्यों नहीं वो प्रमाण दिखाई देते? वैसे लोग वहां पे क्यों नहीं हुए, क्यों बाद में नहीं हुआ? मंगोल आए भारत में, तुर्की आए, तो लेकिन क्या वो पूरे जड़ से कट के आए? क्या केवल सिर्फ आर्य आए जो अपने अपनी जड़ों से कट कर आए थे? तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। और एक प्रकार का इंपीरियलिस्ट जो हिस्टोरियंस है, जो जिसमें मैक्स मुलर और ये सारे लोग आते हैं, जेम्स मिलर वगैरह आते हैं, ये इनका लगता है एक बड़ा षड्यंत्र, भारत को बदनाम करने का, आर्यों को बदनाम कर, ये बताने का। उनके दिमाग में एक षड्यंत्र ये भी था कि इतना समृद्ध जो टेक्स्ट है वेदों का, उपनिषदों का, ये भारतीय नहीं कर सकते। तो पक्का ये भारतीय जो है कहीं से माइग्रेट होकर आए, तो ये उसमें भी अपने अपना ही कह सकते हैं, अपने ही इसको ये बताना चाह रहे हैं कि भारत, आर्य जो भारतीय नहीं थे वो बाहर से आए थे, और यहाँ पे जो लोग थे वो अनार्य थे। तो ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी पैदा करता है। और आज भी ये डिबेट का विषय है। लेकिन साथियों, जो रिसर्च हुए हैं, जो काम हो रहा है, उस पे ये तय हो चुका है कि आर्य कहीं और से नहीं आए थे, आर्य भारत। तो ये जो मैं बात अभी कहा, उसी चीज को मैं इस स्लाइड में भी बात करें कि जो आर्य जो है उनका जो क्षेत्र है वो भारतीय क्षेत्र ही, और ईस्टर्न अफगान, पंजाब, और 5 नदियों का जो प्रदेश है, कुबा, काबुल और सिंधु नदी, और 5 सहायक नदियां जो है इसमें, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, ये सारी नदियां जो है, वो जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, उसमें वही है। तो इसकी बात हम कर रहे हैं। देखिए, जब मैं 5 ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहा था, झेलम, इसको वितस्ता, व्यास, चिनाब, सतलुज, ये इनके प्राचीन नाम है। झेलम को हम वितस्ता कहते थे, व्यास को विपाशा कहते थे, चिनाब को अश्किनी, रावी को पुरुषणी, सतलुज को सतुद्री। ये पूरा प्राचीन नाम, और ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है, इन नदियों के प्राचीन नाम के बारे में भी बात की जाती है। और एक और नदी का नाम मिलता है सरस्वती, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, राजस्थान के आस में है ना। इसको घग्घर नदी, इसके इस क्षेत्र में जो अभी जो नदी जो रिप्रेजेंट करती है वो घग्घर रिवर है। और तो अब ये कहें कि आर्य की जो ओरिजिन हुई, जो सबसे पहले सेटल हुए, तो वो यही वाला क्षेत्र था, सप्त सिंधु क्षेत्र प्रदेश था, इसी इसी क्षेत्र में आर्य सबसे पहले सेटल हुए। अब साथियों, जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपसे बात करूं। अब यदि हम उस डिबेट से आगे बढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो ऋग्वेदिक जो टाइम है, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, लगभग ये 600 साल का समय जो है, इस समय जो जो आर्य थे, उस समय ऋग्वेद की रचना हुई। हालांकि ऋग्वेद की जो रचना हुई, वो उस समय ट्रांसक्रिप्ट नहीं, संस्कृत में जरूर उनका लैंग्वेज था, लेकिन स्क्रिप्ट ब्राह्मी थी उस समय। और बाद में इसको ओरल ट्रेडिशन में, मौखिक परंपरा में, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई, और उसके बाद इसको एक प्रकार से ट्रांसक्रिप्ट किया गया।
और पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो प्रारंभिक जो ऋग्वेदिक जो अर्थव्यवस्था है, देहाती अर्थव्यवस्था, जिसको आप खानाबदोश भी कहते हैं, पेस्टोरल सोसाइटी थी, है ना, और सेमी नोमैडिक ट्राइबल सोसाइटी के रूप में हम देखते हैं। तो और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके सामने मैं ये देख पा रहे हैं, पॉलिटिकल लाइफ की बात करते हैं, उसमें थोड़ी सी दो चीजें यदि हम बात करें तो उस समाज क्योंकि कबीलाई जीवन था, उसका ये जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं, जो सामने आपके टेबल दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है यूनिट, यानी कि पहला सबसे छोटी इकाई थी समाज की, वो थी परिवार। परिवार का मुखिया हो गया पिता, और कई परिवारों को मिलाकर बन गया कुल, और उसका मुखिया हो गया कुलम। कई कुलों को मिलाकर बना विश्व, और विश्व का मुखिया हो गया विषमपति, और कई विश्वों को मिलाकर बना जन। जन का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो राजन है, या गोपना है, गोपति, गोपना, ये सारे नाम मिलते हैं। आपको कई बार प्रश्न पूछेगा कि गोपति से किसका आशय है, या गोपना क्या है। राजन, राजन कबीले का जो जन का मुखिया था, दैट वाज राजन। ये एक हम पॉलिटिकल इसका ये देखते हैं। और गोपति मतलब उस समय चूंकि पेस्टोरल सोसाइटी थी, पेस्टोरल इकोनॉमी थी, तो उसमें जो हमारे जो बेसिकली कैटल रियर सोसाइटी थी, यानी कि चरवाहा संस्कृति थी, और गाय उसकी सबसे बड़ी ये थी। तो गाय जो है पूरी समस्त कुल की, समस्त जन की जो गायों का जो संरक्षक था, दैट वाज गोपना, गोपा, गोपति। तो इस प्रकार से, और उनकी रानी को महिषी कहा जाता था। इसको मैं आगे भी आपको ये वाला टेबल हम फिर से सोसाइटी की जब बात करेंगे तो वहां भी ये बात आएगी, इस पर हम बात करते हैं। और राजन की मुख्य जिम्मेदारी जो थी वो जनता की और मवेशियों को दुश्मन से रक्षा करना। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द राजन वाज टू प्रोटेक्ट द जना एंड द कैटल फ्रॉम द एनिमीज अलोंग विथ ऑफरिंग प्रेयर्स टू गॉड ऑन बिहाफ ऑफ जना। यानी राजा का मुख्य काम था अपनी प्रजा की रक्षा करना, यानी अपने कबीले की रक्षा करना, कबीले के लोगों की रक्षा करना, कबीले के पशुओं की रक्षा करना, और कबीले की तरफ से ईश्वर सभी की समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। और जनाज ऑफन हैड फाइट्स विद पनीज एंड हु यूज्ड टू हाइड द कैटल ऑफ जनाज इन द फॉरेस्ट। उसमें से पनी नाम आता है, जो मवेशी को चुरा के ले जाते थे और छिपा देते थे। तो ऐसे लोगों के साथ हमेशा कबीला का जो जन का मतलब क्लैश होता था। उसकी बात करते हैं। इसमें और भी जो नाम आते हैं, जैसे आप देखते हैं, जो in order to get their cattle back, the Vedic god Indra has invoked many battles such as Gavishti, Gavishna, Goshu, Gavyat, Erpot। यानी कि अपने जानवरों को, चूंकि गाय ही जो कैटल रियर थे, पेस्टोरल सोसाइटी थी, गाय उनकी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा था। तो उसमें जो है कई युद्ध लड़े गए, इसको अलग अलग नाम से हम देखते हैं, गविष्टि, गवेषणा, गोशु, गव्यत आदि, है ना। और it seems that the Rigvedic period, the king's post was hereditary, similar to monarchical form। यानी कि ये पता ऐसा लगता है कि राजा का पद वंशानुगत, हालांकि ऋग्वेदिक टाइम्स में नहीं दिखता है। जो कबीले का जो मुखिया होगा वो श्रेष्ठता के आधार पे होगा, जो युद्ध कर सकता हो, जो लोगों की भलाई के लिए काम कर सकता है, ये शुरुआती दौर में। लेकिन धीरे धीरे उसमें मोनार्की का जो जो हेरिटरी होता गया, कि राजा का बेटा राजा होगा, या कबीले का मुखिया जो होगा वही होगा, ये चीज चली। लेकिन शुरुआत में हमको ऐसा नहीं दिखाई देता, लेकिन बाद के में हम ऐसा देखते हैं। इसके अलावा हम उसकी जो असेंबली थी, पद वंशानुगत था, लेकिन फिर भी एक ट्राइबल असेंबली थी, जिसको हम कह सकते हैं, उसके कुछ निशान हमको मिलते हैं, है ना, ट्राइबल असेंबली के, और वहां पे चुनाव होता था, ऐसा हम देखते हैं। अब हम आगे बात करें तो साथियों, ये आपको टेबल आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने इस प्रकार से बनाया है कि राजा जो है, इसको हम लोग राजन, गोपति, गोपना कहते हैं, और ये उसका मंत्रिमंडल है, आप समझिए सभा। आपको मैं अभी बताऊंगा, सभा और समिति और विदत, तीन संस्थाएं थी। सभा, दैट फर्स्ट वाज सभा, एंड सेकंड वाज समिति, एंड थर्ड वाज विदत। व्हाट वाज सभा? सभा वाज जस्ट लाइक ए कैबिनेट, द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स। हु वाज द चीफ मिनिस्टर, चीफ एडवाइजर? पुरोहिता वाज द चीफ एडवाइजर। पुरोहित जो था वो मुख्य एडवाइजर, एंड सेनानी वाज द हेड ऑफ द आर्मी। जो उस समय जो आर्मी होती थी उसका हेड होता था। राजपति जो उस समय जो चारागाह भूमि थी, जो ग्रास लैंड था, उसका इसके अलावा ग्रामीणी, जो उस समय जो गांव थे, उनका मुखिया। महिषी यानी कि रानी। तो राजन, ये इसमें ये लोग जो है प्रमुख लोग हैं, जो राजा को एक प्रकार से उसकी कैबिनेट की भांति कर रहे हैं। इसके अलावा हम आगे देखें, वैदिक एडमिशन की बात करते हैं, तो हमको दो तीन चीजें मिलती हैं। जैसे इसमें देखिए,
जो मैंने आपको बताया वही, पुरोहित, सेनानी, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई। और ये था राजपति ऑफिसर हु कंट्रोल द टेरिटरी, विच टेरिटरी, जो ग्रास लैंड है जहाँ पे हमको गायों के लिए चारा, जो जो घास के मैदान है उसकी रक्षा करने की बात करते हैं। फिर ग्रामीणी, गांव और लड़ने वाली इकाई का नेता। फिर उसके बाद जो अच्छा, हमको कोई एविडेंस नहीं मिलता कि कोई टैक्स वसूली जा रही थी, लेकिन एक बलि नाम का कर होता था। बलि नाम का कर वो होता था कि राजा को, क्योंकि राजा तो कबीला के लिए, कबीले के जो लोग हैं, जो 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 क्लैन है, उसके लिए, वो जन के लिए काम कर रहा था, उसके पास समय नहीं है, वो क्या करेगा, उसका खर्चा कैसे चलेगा। तो सारे जो जो लोग थे वो अपने वॉलंटरीली जो है कुछ चीजें देते थे बलि के रूप में। एक नाम और भाग मिलता है, भाग टैक्स के रूप में, जो हम बाद में लेटर वैदिक में देख पाते हैं। भाग, बलि एंड भाग। बलि was the at a type of voluntarily offerings which was given by the people to the king, जो राजा को दिया जाता था, है ना। अब जो प्रशासन की बात करते हैं तो हमारे पास तीन प्रकार की बात आती है। जो असेंबलीज की बात करते हैं, सभा और समिति, और फिर आपका समिति के बाद विदत, ये आपको मैं आपको पहले बताया, उसी की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं। और गण, तो इसमें क्या है, सेवरल ट्राइबल असेंबलीज आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदास एंड दीज आर सभा, स्मॉलर बॉडी मींट फॉर एलिट्स। मैंने आपको अभी वो पिक्चर आपको दिखाया, आपने देखा उसमें कि राजा है और उसके चारों पुरोहित, सेनानी, ब्राह्मणी, राजपति दिखाई देते हैं। और दूसरा है समिति, ब्रॉड बेस्ड फोक असेंबली डिसाइडेड ओवर बाय द राजन। इसमें सारे जन के लोग जो एडल्ट थे या जो गांव थे वो पार्टिसिपेट करते थे। विधि था ट्राइबल असेंबली विद डाइवर्स फंक्शन। अब ये बहुत सारे अलग अलग, इसको भी लेके डिबेट है हिस्टोरियंस में। कोई कहता है कि विदत जो है एक धार्मिक असेंबली है, एक रिलीजियस असेंबली है। कोई कहता है कि नहीं, जो जो युद्ध में लड़ाई जाते थे, बैटल्स लड़ाई जाते थे, उसमें जो जो चीजें मिलती थी जीतने के बाद, तो उसका कैसे बंटवारा हो, ये विदत करता था। ऐसे अलग अलग इसको लेके कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं कि एग्जैक्टली इनका क्या काम था। फिर आता है गण, असेंबली और ट्रुप, मतलब जो सभा, ये जो सभा थी जिसमें सेना का हम देखते हैं इस पर। ऋग्वेदिक टाइम्स की इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऋग्वेदिक टाइम में वुमेन वेर इंजॉइंग द पॉलिटिकल, जो पावर है उसको एंजॉय कर रही थी, और वुमेन कैन आल्सो अटेंड सभा एंड समिति। दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। याद रखिए कि जो अर्ली वैदिक जो पीरियड है, उस समय महिलाओं को सभा और समिति दोनों में भाग लेने का अधिकार था। और Sabha and Samiti were important assemblies from a political point of view, and the king showed the eagerness to win their support. और राजा को सभा समिति दोनों, जो चूंकि राजनीतिक रूप से ये था, और उसमें राजा को ये होता था कि मुझे उसका सपोर्ट मिले, तभी वो राजा शक्तिशाली हो, जब उसको दोनों दोनों असेंबलीज का उसको सपोर्ट मिल रहा। ये देखिए, सभा, समिति और विदत, ये तीनों को मैंने दिखाया है, और तीनों असेंबलीज को का एक डायग्राम आप देख पा रहे हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो राजा के पास कोई रेगुलर या स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, लेकिन जब जरूरत पड़ती थी तब सारे जो कबीले के जो लोग हैं, जो मेल या फीमेल, जो वो लोग पार्टिसिपेट करते थे। इसके अलावा छोटे छोटा ग्रुप है, देखते हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स कहलाता है, व्रात, श्रद्ध, श्राद्ध और गण। व्रात, श्रद्ध और गण करके जो हम नाम देखते हैं, ये अलग अलग ट्राइबल से। इसके अलावा हमको दिखाई देता है सारथी। इसमें आपको याद रखिए कि जो चैरियट है, उसको उसको जो चलाने वाला है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंस था। जो चलाने वाला चैरिटर जो है, उसका इंपॉर्टेंस था, है ना। इसके अलावा हमको कुछ कुछ अस्त्र मिलते हैं, जो सिरोनास्त्र है, जो सिर के ऊपर पहना जाता है एक हेलमेट के तौर पे। अशी यानी कि तलवार कहलाता था, हना यानी तीर, इल्नियास यानी कि धनुष। इस तरीके के हमको वर्ड्स मिलते हैं ऋग्वेद में, जिससे हमको लगता है कि ये अलग अलग चीजें, धनुष, तीर, तलवार, है ना। सिर पे जैसे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक सिरोनास्त्र पहना जाता था। युद्ध का बड़ा हम महत्व मिलता है, और युद्ध के बारे में बहुत चर्चा की गई है। जो आर्यन और दस्युस के बीच में कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं, जिसमें से एक लड़ाई आप जानते होंगे, जो बैटल ऑफ दशराग्य, बैटल ऑफ दशराग्य, यानी 10 राजाओं का युद्ध।
जो जो हम देखते हैं द बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राज्य, दिस वाज फॉट बिटवीन द भरत chief clan सुदाश एंड ग्रैंडसन ऑफ दिवोदास। एक साइड में राजा जो आपके सुदास थे, जो दिवोदास के ग्रैंडसन थे, एक तरफ थे, और एक तरफ 10 अदर ट्राइब्स जो है ट्राइबल असेंबलीज थी वो लड़ रही थी। और इसमें 5 ट्राइब्स जो फेमस थे वो यदु, दुर्वस, कुरु, अनु, द्रुह एक तरफ थे। और रावी नदी के तट पे ये युद्ध लड़ा गया, इसका उल्लेख हमको ऋग्वेद पे मिलता है। ऐसे हालांकि कई युद्ध हुए कबीलों के बीच में, लेकिन ये सबसे फेमस है। पूछता भी है कि 10 राग युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आंसर होगा ऋग्वेद में। फिर क्वेश्चन आता है कि किन के बीच में लड़ा गया, तो इसमें आता है कि भरत कबीले के बीच में और जो अनार के कबीलों के बीच में। तो अनार कबीले में 5 पंच कबीले कौन से थे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर बाद में ये युद्ध हो जाता है तो भरत जो है वो हाथ मिला लेते हैं पुरु के साथ, पुरुष के साथ, एंड पुरु ये मिलकर एक नया एक नई नई कोलेबोरेशन के साथ ये नया चित्र देखते हैं। अब आते हैं साथियों एक हम उसकी सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताया कि सभा है, समिति है, विदत है, राजा का क्या है और कैसे वो काम कर रहा है, कैसे वो फंक्शन कर रहा है, युद्ध लड़ रहा है। और युद्ध जो लड़े जा रहे हैं वो गायों के लिए लड़े जा रहे हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है इस तरीके से। अब इसी चीज को मैं चूंकि पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, फिर से मैं आपको बता दूं कि समाज का में देखें तो परिवार सबसे छोटी इकाई, उसका मुखिया पिता, यानी कि देखिए पैट्रियार्कल सोसाइटी है, या नो डाउट कि पैट्रियार्कल सोसाइटी तो था, लेकिन यहाँ पे महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, है ना। और जो कई परिवारों को मिला के कुल बनता था, इसलिए उसका मुखिया जो कहलाता था कुलप, तो कई कुलों को मिला के विश बनता था, क्लैन यानी कबीला, और उसका मुखिया होता था विषमपति, है ना। और कई जन, और उसको कई कई विश विश को मिलाकर ये जो बना वो जन कहलाता। तो इस तरीके से हम इसको राजन कहते हैं। तो ये एक मैंने आपको पहले भी बता चुका था, अभी पॉलिटिकली जब हम बात करते हैं समाज में भी ऐसे ही। तो इस प्रकार से हमको गोष्ठ शब्द का मिलता है, यानी सारे कुल की जहां गाय बांधी जाती थी, तो वहां से वो जो गायों को बांधे का जज था उसको गोष्ठ कहलाता है। और यही से ऐसा माना जाता है कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी कि एक परिवार का एक उसका जो वंश है, जो एक उसके पूर्व पिता होंगे और उसके सारे बच्चे होंगे। ये गोष्ठ की बात हमको आती है। ये सारे मैं आपको बता चुका हूँ। और ये स्लाइड, सॉरी, इसको एक बार आप नोट कर सकते हैं, इसको जैसा मैंने बताया है। और ये जो टेबल है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको यदि आप लिख बना लेते हैं अपने पास अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में, तो ये आसान हो जाएगा सब, अलग से याद नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोशल लाइफ की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया, तो पहले ही बताया कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है और हेडेड बाय द फादर, मतलब पिता ही उसको हेड कर रहा था। और इसमें एक मजेदार बात यह है कि ऋग्वेद में लड़कों के जन्म के लिए बहुत सारे मंत्र मिलते हैं कि लड़का होगा तो हमारा युद्ध के लिए होगा, और ये डिजायर हमको कई बार दिखाई देता है। और लेकिन कोई हमको ऐसा कोई मंत्र नहीं मिलता जिसमें महिलाओं के मतलब बेटियां जन्म लें इसके लिए कोई इच्छा व्यक्त नहीं की। बार बार वहां पे पुत्र की कामना की गई। हालांकि पुत्री के जन्मने का कोई उसका ये नहीं किया गया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, क्योंकि वो सभा समिति में पार्टिसिपेट कर सकती थी, उपनयन संस्कार हो सकता था उनका, वो उनको विद्या मतलब वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। और ऐसी बहुत सारी महिलाओं के नाम हमको ऋग्वेद में मिलते हैं, जिसमें गार्गी है, घोषा है, अपाला है, विश्वारा है, मैत्रेयी है, बहुत सारे ऐसे नाम मिलते हैं जो लड़कियां मतलब अध्ययन की, शिक्षा प्राप्त की, और मतलब जैसे ऋषि होते थे उस समय, जो ऋषि थे उनके बराबर उनके साथ डिबेट करती हैं। जैसे याज्ञवल्क्य की पत्नी गार्गी, वो डिबेट करते हुए दिखाई देते हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो उसी प्रकार की विदुषी महिलाएं, और इन महिलाओं ने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना भी की। तो ये दिखाता है कि उस समय महिलाओं को इक्वल स्टेटस वो इंजॉय कर रही थी, पॉलिटिकली भी, एजुकेशन के रूप में भी, उपनयन संस्कार भी हो रहा था, बहुत सारी चीजें थी जो उनको वो प्रिविलेज मिला हुआ। फिर हम बात करते हैं कि जो जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो स्टैब्लिश था। विवाह संस्था जो है आज, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई किसी के साथ संबंध बना ले।
मतलब वो एक पुरुष अपने या एक स्त्री उस विवाह संस्था में रह के ही संबंध स्थापित कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इतना प्राचीन समय में भी हम देखते हैं कोई चाइल्ड मैरिज नहीं देखते हैं, कोई सती का हम कोई नहीं देखते, ना पर्दा देखते हैं। तो ऋग्वेदिक जो लगता है हमको ज्यादा प्रोग्रेसिव दिखाई देता है। मतलब ऋग्वेदिक सोसाइटी हमको ज्यादा प्रोग्रेसिव दिखाई देती है। जैसे हम बाद में आगे बढ़ते जाएंगे देखते जाएंगे कि सारी बुराइयां बढ़ती जाएंगी, चीजें उसमें बहुत सारे कंजर्वेटिव थॉट्स आते जाएंगे। तो हम देखते हैं कि मैरिज एक स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन के रूप में था। और दूसरी बात, रीमैरिज हो सकता, यदि कोई विडो है तो रीमैरिज हो सकता था। और उसमें यह था कि यदि कोई स्त्री का पति की मृत्यु हो गई या उसका कोई पुत्र नहीं है या कोई संतान नहीं है, तो अपने पति के छोटे भाई के साथ एक संबंध स्थापित कर सकते थे उस बच्चे के लिए, जिसको हम नियोग प्रथा भी कहते हैं। लेबरेट मतलब उसको कहते हैं, रीमैरिज करने की बात थी। कुछ जगहों पे हमको ऐसे तो शादियां जो थी वो मोनोगेमी थी, लेकिन फिर भी हमको कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री के, यानी कि बहुविवाह के या बहुपतित्व के। ये कुछ हमको रेफरेंस मिलते हैं, लेकिन ये कॉमन नहीं था, इट वाज नॉट वेरी जनरल। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, लेकिन इन जनरल इट वाज मोनोगेमी। इंपॉर्टेंटली समाज जाति के आधार पर विभाजित नहीं था। जैसे कि एक श्लोक मिलता है, उसमें कहता है कि आई एम ए पोएट, माय फादर इज ए फिजिशियन एंड माय मदर इज प्रिंट्स एंड ग्रेन अपॉन द स्टोन, यानी कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता एक चिकित्सक हैं और मेरी माँ पत्थर से अनाज पीसती है। यानी दिखाई देता है कि एक ही परिवार में अलग अलग व्यवसाय कर रहे थे, अलग लोग काम कर रहे थे। तो कोई जाति प्रथा जैसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। और अलग अलग जो लिविंग अपने इसके लिए अर्निंग के लिए, जीविकोपार्जन के लिए अलग अलग व्यवसाय लोग चुन रहे थे। तो ये मतलब उस समय ऐसा कोई अनटचेबिलिटी या कास्टिज्म या इस टाइप की चीजें हमें नहीं दिखाई देती। तो इस तरीके से हम आगे बढ़े। एक श्लोक मिलता है ऋग्वेद के लास्ट, इसमें जो 10th चैप्टर के हैं, तो 10 मंडल है, तो उसमें से लास्ट चैप्टर में ये जो ये इसमें एक हमको मेंशन मिलता है कि ब्राह्मण के मुख से ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, और भुजाओं से क्षत्रिय, पेट और ये वाले पेट वाले क्षेत्र से मतलब इसमें वैश्य, और पैर वाला क्षेत्र जो हिस्सा है उससे शूद्र की। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी पूरे ऋग्वेदिक इसमें हमको कोई डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट बेस्ड कुछ प्रकार की चीज नहीं मिलती। वर्ण सिस्टम का उल्लेख जरूर मिलता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल, और ये प्रश्न पूछता भी है। लेकिन ये बाद में कैसे कास्टिज्म में डिस्टैब्लिश हुआ और फिर वो डिस्क्रिमिनेशन और सारी चीजें हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। आ, मैंने पहले कहा था कि ये जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा होगा। ये कह सकते हैं कि जो सोसाइटी थी थोड़ी बहुत मतलब समतावादी समाज था, इगलिटरियन सोसाइटी थी। आगे बात करें, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो मैंने कहा था कि ऋग्वेदिक जो आर्यंस वेयर पेस्टोरल पीपल एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज कैटल रियरिंग, यानी कि मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, एंड वेल्थ वाज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ कैटल। उनका जो संपत्ति थी वो उनके जो कैटल्स थे, उनके जो मवेशी थे वो थे। Or there are so many references to the cow in the Rig Veda that the Vedic Aryans seem to have been pastoral people, and so many examples we found in the Rig Veda कि वो एक पेस्टोरल सोसाइटी थी, पशुपालक थे। ये ऐसे हमको बहुत सारे मंत्र देखने को मिलते हैं। फिर और बहुत सारे जो युद्ध लड़े गए वो गायों के लिए लड़े गए, है ना। जो एक कबीले का दूसरे इस कबीले, और इसके युद्ध को हमको ऋग्वेद में गविष्ठी शब्द का प्रयोग मिलता है, देखते हैं। फिर जो एक वेल्दी आदमी है, जो धनी व्यक्ति था, वो घुमट कहलाता है, जिसके पास बहुत सारी गायें होती थी। तो यानी कि पूरी सोसाइटी जो है गाय, उसका जो 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 पाइवोट है, धुरी है, वो गाय थी। और इस समय गायों का बहुत इंपॉर्टेंस इस प्रकार से भी हम समझ सकते थे कि जो डोनेशन भी दिए जाते थे पृष्ठ को, जो साधु संतों को, वो गायों के रूप में या दासियों के रूप में दिए जाते थे। नहीं, गाय जमीन के रूप में नहीं, जमीन मतलब लैंड का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड जो है, जो हम आइडिया ऑफ भारत पेपर में हम पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड उस समय तक इस प्रकार से डेवलप नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड जो डेवलप हुआ था वो किस प्रकार से चारागाह भूमि की तरफ था, कि जो ग्रास लैंड है उसके आधार से हम देख रहे थे, यानी कि ओनरशिप वाली बात जो है अभी तक नहीं आई थी। इसलिए भूमि के नाप या भूमि के दान का उल्लेख हमको नहीं। तो मैंने कहा कि निजी संपत्ति के रूप में नहीं थी।
फिर उस समय हमको निष्क एक करेंसी के रूप में दिखाई देते हैं। उसके बारे में मिलता है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि जो बार्टर सिस्टम हमको दिखाई देता है। और जो टैक्स की बात की मैंने की, तो बलि बलि नाम का जो टैक्स है जो स्वेच्छा से दिया जाता है, ये मैंने पहले भी कहा था आपसे, है ना। और बाद में भाग हम देखते हैं, भाग और बलि की बात देखते हैं। भाग जो टैक्स इम्पोज किया गया बाद में, तो ये ऋग्वेदिक टाइम में नहीं दिखाई देता, उसमें बलि नाम का ही टैक्स दिखाई देता। अलग अलग व्यवसाय में लोग जुड़े हुए थे, बढ़ई थे, चैरियोटर थे, कारपेंटर थे, वीवर थे, पॉटर थे, लेदर। और समाज में जो चैरियोटर था, जो 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 रथ निर्माता थे, चैरियोट मेकर जो थे, उनका बड़ा सम्मान था। बुनकर, कुम्हार, ये सारे लोग था। इसके अलावा चैरियोट रेसिंग और डाइस गैम्बलिंग, ये सब चीजें हम देखते हैं, है ना। इसके बाद आते हैं साथियों, हाँ, धातुओं की बात करें तो तांबे और कांसे का हम देखते हैं, आयश शब्द का पता चलता है। हालांकि जो जो ऋग्वेदिक पीरियड में लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो लोहे के बारे में जानकारी है हम, क्योंकि भारत में 800 BC के आसपास लोहे की खोज हुई, इसलिए हम कह सकते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में लोहे के बारे में जानकारी थी। लोहे लोहे के बारे में ये प्रश्न पूछता है, क्या ऋग्वेदिक समय में लोहे की जानकारी थी? उसका आंसर होगा नहीं। हड़प्पा के लोगों को भी नहीं थी। ट्रांसपोर्ट में भी हम देखते हैं, बुलक कार्ट्स है, हॉर्सेस है, चैरियट्स है, ये सारी चीजें यूज हो रही है ना। समुद्र में नावों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन उसको मैं बहुत दावे से नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, इसका उल्लेख मिलता है। अब आते हैं, जो हम अपने अंतिम जो पड़ाव में है अपने वीडियो के, इसको मैं जल्दी से खत्म करूंगा कि बहुत लंबा वीडियो है। अब धर्म जो था, धर्म कैसा था? धर्म प्रकृति के आधार पे था, और देवताओं का विभाजन जो है तीन प्रकार से किया गया। पृथ्वी स्थित देवता, आकाश स्थित देवता, और अंतरिक्ष स्थित देवता, है ना। टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड सेलेस्टियल, ये तीन प्रकार के देवताओं को का विभाजन किया गया है। और इसमें अर्थ, फायर, विंड, रेन एंड थंडर, ये सारी पृथ्वी, अग्नि, वायु, वर्षा, ये सारी जो चीजें हैं, ये प्रकृति शक्ति। और आप देखिएगा, न केवल भारत में, मेसोपोटामिया में, मिस्र में, चाइना में, जो भी समाज वो नया नए तरीके से उसका इवोल्यूशन हुआ है, उस समय प्रकृति पूजा का वहाँ हर जगह उल्लेख मिलता है। मैं शुरुआत में जब हमने भारतीय ही सिर्फ सभ्यता की बात की थी, तो हमें लगता था कि सिर्फ भारत में ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं। दुनिया के तमाम हिस्सों में जहाँ पे सभ्यताएं आदम शुरुआती स्टेज पे रही, वो प्रकृति पूजा, वो लोग प्रकृति पूजक, बाद में उनके देवताओं के रूप बने गए, उनके नाम अलग अलग गढ़े गए, लेकिन पहले वो प्रकृति की ही पूजा करें, चाहे वो पृथ्वी की करें, अग्नि की करें, वायु की करें, वर्षा की करें, सूर्य की करें, इस तरीके से। और उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों को फिर पर्सोनिफाइड किया, रूपांतरित किया, उनकी पूजा की, है ना। फिर आगे आते हैं। इनका जो तरीका था, खुले आकाश में यज्ञ के माध्यम से, यानी अग्नि में यज्ञ अपना ये करके, और उसके माध्यम से वो एक प्रकार संबंध स्थापित किया। और याद रखिएगा कि ऋग्वेदिक या पूरे वैदिक काल में हमको कोई मंदिर या मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं मिलता। और मजेदार बात बता दूं कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल के पहले मंदिर या मूर्ति पूजा का उस प्रकार का उल्लेख हमें नहीं मिलता। और उसमें हमारे जो प्रेयर्स थे उसको हम रिसाइट कर रहे थे, और जो हमारी ऑफरिंग्स थी, जो सेक्रीफाइसेस हम कर रहे थे, तो उन सब चीजों को यज्ञ के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से कर रहे थे। और कबीले का जो मुखिया है, चाहे राजन है, वो समूह में उसकी पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल प्रेयर, बोथ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल प्रेशर वेयर मेट, सब कलेक्टिव लेवल पे भी होता था और इंडिविजुअल लेवल पे भी हो रहा था। इसके अलावा और और एक प्रमुख रूप से प्रजा के लिए, मवेशी के लिए, भोजन के लिए, धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए पूजा करते हैं। आध्यात्मिक उत्थान के लिए, स्पिरिचुअल अपलिफ्ट के लिए पूजा नहीं हो रही थी, ध्यान रखिएगा। ये हो रहा था अपने कबीले की सुख शांति के लिए, वहां के लोगों के लिए, पशुओं के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बात करें साथियों, तो धर्म की बात करते हैं। तो ऋग्वेद में जो प्रमुख देवता हैं उनकी बात कर लेते हैं। आर्यों के सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल गॉड्स, है ना। आर्यन इसमें, और इनको किलों को तोड़ने वाला और बहुत शक्तिशाली, और तमाम तरीके से इनकी बात की गई है। और इनको सबसे ज्यादा इनका नाम आता है। ये वर्षा के देवता भी माने जाते हैं, और इनके ऊपर 250 से अधिक श्लोक हैं या भजन, 250 हाइम्स हैं। तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता है इंद्र, इनका 250 बार उल्लेख मिलता है। दूसरे देवता है आपके अग्नि। अग्नि के देवता जो द गॉड ऑफ फायर,
एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड देवताओं और लोगों के बीच, मतलब उसके बीच में, आकाश और धरती के बीच में मध्यस्थ के रूप में वो दिखाई देते हैं, अर्थ और हेवन के बीच में, और इसके बाद पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में। और ये इनके ऊपर 200 से अधिक इनकी हाइम्स हैं, यानी कि इनके श्लोक आपको मंत्र देखते हैं किसमें, ऋग। इसके बाद तीसरा जो है, हम यदि बात करें तो तीसरी देवता वरुण, जो जल के देवता, द गॉड ऑफ पर्सोनिफाइड वाटर एंड कॉस्मिक ऑर्डर के जो ऋत है के नियामक, ऋतु के नियामक है, तो उसके कॉस्मिक ऑर्डर के ये गॉड थे, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के नियामक थे, और सभी ऋग्वेदिक देवताओं में सर्वोच्च माना गया, इथिकली इनको माना गया, द हाईएस्ट ऑफ ऑल ऋग्वेदिक गॉड्स, इथिकली। फिर आते हैं ऋग्वेदिक रिलीजन की बात, जिसमें कि हम सोम की बात करते हैं। सोम जो हमको मुंजवत पर्वत, हिमालय के मुंजवत पर्वत पे मिलता है, और एक वनस्पति का रूप है। सोम रस का भी उल्लेख हमको मिलता है, और इसमें से 11 जो मंडलों में इनके श्लोक हमको मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से औषधीय भी था, और इसका सोमरस देवता जो पान करते हैं वो सोमरस का पान करते हैं। ये हिमालय के मुंजवत पर्वत पे है। फिर इसके अलावा और भी जो देवता है, यम है, रुद्र हैं, ऐसे देवता है। सूर्य की पूजा होती थी, है ना, वायु की पूजा हो रही थी, पृथ्वी की पूजा हो रही थी। इसके अलावा हम जो यम, रुद्र, सूर्य और वायु, पृथ्वी, इन सब देवताओं की भी, ये सब प्रकृति से संबंधित देवता हैं, इनकी पूजा हो रही थी। इसके अलावा अदिति की पूजा हो रही थी, गॉडेस ऑफ इटर्निटी। इसके अलावा मरुत की पूजा हो रही थी, रुद्र, द सन ऑफ रुद्रा हु पर्सोनिफाइड स्टॉर्म, जो तूफानों का देवता। उषा, goddess of dawn, and her name is mentioned around 300 times in the Rig times। जो उषा जो है, इनका भोर की देवी, इनका नाम कई बार आता है। और अश्विन युद्ध और उर्वरता के देवता थे, इनका उल्लेख मिलता है। और इसके साथ ही साथ सावित्री, जो आप गायत्री मंत्र सुनते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो ऋग्वेदिक मंत्र है, ये सवित्री को समर्पित है। ये माना जाता है कि भगवान सूर्य की ये बहन थी। इसके अलावा जो उप देवता हैं, कुछ अर्ध देवता कहते हैं, डेमी गॉड्स कहलाते हैं, दे आर गंधर्व, है ना, जो संगीत दिव्य जो डिवाइन म्यूजिशियन है, अप्सरा है, मिस्ट्रेस ऑफ गॉडेस गॉड्स, एंड विश्वा देवा है, इंटरमीडिएट डेटीज है। इस प्रकार से हम आर्यमन है, आर्यमन जो है आपके जो दिखाई देते हैं। तो साथियों, ये जो है आपने देखा आर्यमन, गार्जियन ऑफ मैट्रिमोनी। तो इस प्रकार से हम देवताओं की बात किए, धर्म की बात किए, समाज की बात की, पॉलिटी की बात की। तो इस तरीके से मैंने आज आपसे बहुत सारी चीजों पर बात हुई है, और उम्मीद है, ये वीडियो बहुत बड़ा था क्योंकि इसका कंटेंट भी बहुत ज्यादा है। इसमें हम आर्यन की जो थ्योरी है कि ओरिजिनल होम्स कहाँ था, उनकी समाज और उनके बारे में, राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में बात करना था, इसलिए समय ज्यादा भी लगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और इसे देखिए, और आप अपना क्रिटिकल कमेंट करिए। कुछ सुधार हो सकता है तो बिल्कुल करूंगा, कुछ गलतियां हो सकती, टाइपो एरर हो सकती हैं, कुछ हो सकता है, उसको आप जरूर मेंशन करें, तो हम हो सकेगा तो अगले वीडियो में करेक्शन करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।